Good morning, good morning. Good morning to everyone. Good morning, Tripti, Himanshu, Arti, Ankit, Ulka, Amisha, Abhinav, Rashid. Good morning. Good morning, Krishna. ऑडियो एंड वीडियो ठीक है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? पहले ये बताइए. ओके. आज हम लोग प्लेन मिरर कंप्लीट करेंगे. तो ठीक है, तो पेशेंस बना के क्लास करना है. मे बी थोड़ा सा लेंदी क्लास हो, लेकिन प्लेन मिरर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, नहीं तो फिर स्फेरिकल मिरर शुरू नहीं हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में. गुड मॉर्निंग धीरज. गुड मॉर्निंग श्रेया. गुड मॉर्निंग शिफाली. चलिए क्लास शुरू करते हैं अब हम लोग, है ना? टाइम हो गया है, क्लास शुरू करते हैं. देखिए, कल के क्लास में प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ा था. फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज कैसे बनेगा. तो कल की क्लास का जितना भी की पॉइंट है जो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए हमेशा, उस की पॉइंट को एक बार हम लोग क्विक रिकैप करते हैं. ठीक है, ताकि आज के क्लास में अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे. फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनना. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रोनित. जितनी बात मैं भी कह रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से केयरफुल्ली सुनना है और याद भी रखना है ना. कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे. कल की क्लास का जो हाईलाइटेड पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसको पहले सुन लेते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनना मिरर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा. मिरर किसी भी लेंथ का हो, अगर वो मिरर के सामने है, अगर मिरर के फ्रंट में है, कहीं पर भी हो, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा. सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मिरर. लेकिन वो इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी, वो डिपेंड करेगा फील्ड ऑफ व्यू पे. अगर ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है, गुड मॉर्निंग वैभव, अगर ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है, सॉरी ऑब्जर्वर अगर फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है तो वो इमेज को देख पाएगा. लेकिन अगर ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है तो इमेज तो बन रहा होगा, बट वो ऑब्जर्वर इमेज नहीं देख पाएगा. पहली बात. यहाँ पर हमने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो आप फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होने चाहिए. लेकिन अगर आपको खुद का इमेज देखना है तो आप मिरर के जस्ट इन फ्रंट में होने चाहिए. अगर मिरर इस लेंथ का है, सपोज दैट ये मिरर है, तो इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है. इस पोर्शन के अंदर ही अगर आप रहोगे तो आप खुद का इमेज देख पाओगे. तो अगर यहाँ पे गलती क्या होती है, क्वेश्चंस में लोगों को ना ध्यान नहीं आता है कि किसके इमेज की बात कर रहा है. अगर ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो आपको फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होना पड़ेगा, और अगर आपको खुद का इमेज देखना है तो आप मिरर के परपेंडिकुलर वाला जो लाइन होता है उस लेंथ के अंदर आप रहोगे, तभी आप खुद का इमेज देख पाओगे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ. फिर कल वाले क्लास का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा. सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट जहां पर भी होगा वो उस ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी, इमेज उसी लाइन पर होगा, चाहे कहीं भी हो, उस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, बट होगा उसी लाइन पर. और ये कंसेप्ट बहुत हेल्प करता है इमेज के फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, नहीं तो आप कहीं और बना लोगे. क्या बात समझ में आ रहा है? तो कल लास्ट में हमने 2-3 क्वेश्चंस किया था, जिसमें क्वेश्चंस में ये पूछा गया था कि ऑब्जर्वर को कितने लेंथ तक इमेज दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का. तो हमने पहले क्या निकाला था, फील्ड ऑफ व्यू, और फील्ड ऑफ व्यू का जो लेंथ था उतना ही लेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इमेज देखने के लिए. एक क्वेश्चन फिर से करते हैं वैसा ही, फिर हम लोग क्वेश्चंस के टाइप को चेंज करेंगे. फटाक से देखिए. वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स वाई,
ऑब्जर्वर इस लाइन पे जा रहा है, ये किसका पाथ है, पाथ ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इस पाथ पे चल रहा है, दिस इज ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट यहां पर, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया ओरिजिन पर, यहां से ये डिस्टेंस 1 मीटर, यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पर और 1 मीटर ऊपर ये मिरर है, थोड़ा सा चेंज हो, मिरर का लेंथ कितना है 1 मीटर, ये हाइट कितनी है 1 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि कितने लेंथ तक इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा। तो अगर ऑब्जर्वर को इमेज देखना है किसी का, जैसे ये ऑब्जर्वर इस रास्ते पे जा रहा है, दिस इज द पाथ ऑफ ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है, तो ये ऑब्जर्वर इसका इमेज कब देख पाएगा, जब वो उसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होगा। तो पहले एक काम करो, फील्ड ऑफ व्यू बनाओ। फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनता है, मिरर के सबसे लोएस्ट पॉइंट, मिरर के सबसे टॉप पॉइंट पे आपको इमेज लेके जाना है, ये रेज लेके जानी है मिरर के लोएस्ट पॉइंट और मिरर के टॉप पॉइंट पर। जब ये दोनों रेज यहां से टकरा के जाएंगी तो कहां से आती हुई लगेंगी, इमेज से। तो पहला काम क्या करना है, इमेज बनाओ। ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो आप बोलोगे सर मिरर तो यहीं तक है, तो आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया मिरर, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो ये हमारा जो एक्स एक्सिस है वो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर है, तो इमेज कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। और प्लेन मिरर का ये हम प्रॉपर्टीज जानते हैं कि जितने मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे इमेज बनता है। तो अगर ये हमारा मिरर है तो इससे 1 मीटर फ्रंट में ऑब्जेक्ट है, तो 1 मीटर पीछे क्या बनेगा, इमेज। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। पहली बात मैंने क्या डिसाइड किया, इमेज बनेगा कहाँ, तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट से क्या करो, मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। मिरर भले ही यहाँ तक है बट आप उसको एक्सटेंड करो। तो जब मैंने एक्सटेंड किया तो ये पूरा मिरर हो गया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। अब हम श्योर हैं कि इमेज इसी लाइन पर बनेगा। अब यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, बट बनेगा इसी लाइन पर। दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या यूज किया, मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा। बस ये दो कंसेप्ट जब मैंने लिया तो यहां पर इमेज बन गया, यहां पर क्या बन गया, इमेज बन गया। पहली बात ये बात समझ में आई। यहां पर मैंने इमेज जो बनाया वो कितने कंसेप्ट का यूज किया, ओनली 2 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या था, ऑब्जेक्ट से मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, इमेज इसी लाइन पर होगा, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, मिरर से जितना फ्रंट पे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनेगा। बस 2 कंसेप्ट मैंने लगाया और इमेज बन गया। अब हम बनाएंगे रे डायग्राम से फील्ड ऑफ व्यू। तो पहली रेज निकालनी है मिरर के लोएस्ट पॉइंट पे। ये रेज जब टकरा के जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वह कहां से आ रही है, इमेज से। यहां कटी, यहां कटना है, ठीक है। चलिए दूसरी रेज हम लोग लेके जाएंगे यहां पे, ये भी कहां से आती हुई लगेंगी, थोड़ा सा हम इस कैमरे को शिफ्ट करते हैं ताकि आप एग्जैक्टली देख पाओ, ठीक है। यहां पे ये पॉइंट, तो अगर हमारा ये वाला पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट हमने नाम रख दिया M, ये वाला पॉइंट हमने नाम रख दिया N, ये मैंने नाम रखा सपोज दैट A, ये वाला नाम रखा मैंने B, ठीक है, दिख रहा है, विजिबल है A एंड B, ओके। और ये तो y एक्सिस इसका काम नहीं है, इसका नाम मैंने रख दिया P, इसका नाम मैंने रख दिया Q। अब बताइए कि इसका फील्ड ऑफ व्यू तो ये वाला है,
फील्ड ऑफ व्यू तो ये है ना, ये है फील्ड ऑफ व्यू। तो जब तक ऑब्जर्वर ए और बी के बीच में रहेगा, ए और बी के अंदर रहेगा, तब तक इसको इमेज दिखेगा। तो आप ये जो ऑब्जर्वर है ये इमेज तब तक देख पाएगा जब तक वो कहां तक रहेगा, ए और बी के अंदर। तो मुझे बेसिकली ए और बी निकालना है ना, ए और बी निकालना है। और ए और बी कैसे निकलेगा, एन बी में ए एन माइनस कर लेंगे, एन बी में ए एन माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो सिमिलर ट्राइंगल लगाते हैं हम लोग, पहले सिमिलर ट्राइंगल लगा रहे हैं यहाँ पे। इन ट्राइंगल देखना कौन सा ट्राइंगल पहले देख रहे हैं, ये छोटा वाला पी एम आई, और देखो ये ट्राइंगल, और ये किसके जैसा सिमिलर है, ए एन आई सिमिलर। कौन सा ट्राइंगल, ए एन आई सिमिलर है। तो इसका ये हाइट, तो इसका ये हाइट, इसका ये, अच्छा ये कितना पीछे इमेज बनेगा, 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर सामने में ऑब्जेक्ट है। इसका ये हाइट 1 मीटर, तो इसका ये एम आई ये वाला, तो इसका हो जाएगा 1 + 1 + 1 3। तो 1/1 इज इक्वल टू an अपॉन 1 + 1 + 1 3। तो यहां से an निकल के आ गया 3 मीटर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब ट्रायंगल देखते हैं, गुड। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, क्यू एम आई ये किसके सिमिलर है, बी एन आई। क्यू एम आई सिमिलर है किसके, बी एन आई के। ठीक है, तो इसका ये वाला कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, और इसका ये वाला 1। तो अगर इसका ये हाइट तो इसका ये हाइट बी एन, इसका ये डिस्टेंस 1, तो इसका 1 + 1 + 1 इसका 3। तो बी एन कितना आ गया, 6। तो कितने लेंथ तक इमेज देख पाएगा, बी एन माइनस ए एन, 6 - 3 3 मीटर। बहुत लोगों का आंसर आ चुका था, अच्छी बात है। तो ये पहला क्वेश्चन था 3 मीटर। श्रेया पांडे ठीक है, आरती, अमीशा, अभिनव, सबका सही आंसर है, वेरी गुड। 3 मीटर तक इमेज देख पाएगा। और अगर मान के चलिए इसमें ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आपको दे देगा, तो उससे पूछेगा कि कितने टाइम तक वो इमेज देख पाएगा, तो कितने डिस्टेंस तक देख पा रहा है, 3 मीटर। और अगर स्पीड दे देगा तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई है। क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, हो गया इसमें। अब हमारा क्वेश्चन ये है आप लोग से, ये तो हो गया कि ये ऑब्जर्वर किसका इमेज देख रहा है, ये ऑब्जर्वर इमेज देख रहा है ऑब्जेक्ट का। और अगर इसको खुद का इमेज देखना है तो मिरर के क्या आना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, तभी तो देख पाएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन आपसे, कैलकुलेट द मैक्सिमम टाइम, कैलकुलेट द मैक्सिमम टाइम so that insect can see its image। जो इंसेक्ट है ना वो अपना इमेज देखना चाह रहा है, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक वो अपना इमेज देख पाएगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मिरर मैंने ऐसे रख दिया, दिस इज मिरर, और ये जो मिरर है वो 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, 60 डिग्री एंगल पर। और मिरर की लेंथ कितनी है, 3 मीटर। और एक इंसेक्ट है जो ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ये इंसेक्ट है, ये
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो कितने टाइम तक ये अपना इमेज देख पाएगा? 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बताइए कितने टाइम तक ये अपना इमेज देख पाएगा? इसको अपना इमेज देखना है, ऑब्जेक्ट का नहीं देखना, अपना। तो अपना देखने के लिए क्या होना चाहिए? मिरर के मिरर जो है ना, उसके परपेंडिकुलर वाला जो पोर्शन होगा उसी के अंदर जब तक ये रहेगा तब तक अपना इमेज देख पाएगा। मिरर के परपेंडिकुलर वाले पोर्शन में ये अपना इमेज देख पाएगा। और ये कहाँ से, ये एक कंफ्यूज मत कर लो तुम लोग, ये इंसेक्ट यहीं पर नहीं है, इंसेक्ट कहीं दूर से आ रहा है, यहां से इंफिनिटी से आ रहा है। तो पहला काम कितना आंसर आया? 3 सेकंड। वैभव का आंसर है 3 सेकंड। बाकी लोग क्वेश्चन 1 सेकंड, क्वेश्चन थोड़ा सा कट हो गया है। अब ठीक है, आंसर बताइए। धीरज का आंसर है 3 सेकंड। ओके, करना क्या है ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या काम करोगे? मिरर से, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मिरर ऐसा होता, अगर मिरर ऐसी होती ना, तो यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यही पोर्शन तक मुझे इमेज दिखाई देता खुद का, ये जो पोर्शन है ना, इसी दोनों के अंदर सिर्फ खुद का इमेज देख पाएंगे। तो करना आपको ये है कि मिरर से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, ये ठीक, यहां ड्रॉ कीजिए। इंसेक्ट यहां से हटा देते हैं, मान लेते हैं कि इंसेक्ट अभी फिलहाल यहां पर है और इसकी रफ्तार कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। आप बताइए कि अगर मैंने मिरर के इस एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक एंड तो यहीं पर है, एक एंड तो यहीं, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा। तो बताओ, इसी पोर्शन के अंदर तक इसको खुद का इमेज दिखाई देगा, ए से लेकर ओ तक। इसको कहां से कहां तक इमेज दिखाई देगा? ए से लेकर ओ तक। तो ये लेंथ कितना होगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। बेस ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो मुझे यही तो निकालना है, ये तो निकालना है मुझे। तो इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं सिंपली डी, डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे cos 60 लगा दीजिए, cos 60 डिग्री हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 3, और हाइपोटेनियस को मैंने डी माना है, तो ये 1/2 होता है। cos 60 1/2, 3/d, तो डी हो जाएगा 6 मीटर। 6 मीटर तक ये इमेज देख पाएगा। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 6 मीटर, स्पीड इसका 2 है, 3 सेकेंड। 3 सेकंड तक ये खुद का इमेज देख पाएगा, खुद का। ध्यान रखिएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और एक यहां से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो ये तो अब यहीं पर है ना, आपको तो इसी लाइन पे चलना है, आप तो इसी लाइन पे चलोगे। तो जब तक आप ए से बी जाओगे, ए से लेकर बी तक ही आपको इमेज दिखाई देगा। तो ए से बी मैंने निकाल लिया, श्रेया पांडे ठीक है आंसर, 3 सेकंड। ए से लेकर बी तक ही आपको इमेज दिखाई देगा खुद का। तो ए से बी निकाल लिया मैंने, ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। cos 60 लगा के मैंने डी निकाला, ये निकाल लिया 6 मीटर। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड टाइम आ गया 3 सेकंड। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, मिरर है एक प्लेन मिरर, मिरर रखा हुआ है प्लेन मिरर,
जिसका कि कोऑर्डिनेट है, प्लेन मिरर का कोऑर्डिनेट -1,0 से 1,0 तक है। मतलब जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर, उसके एक एंड और दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। इस एंड का कोऑर्डिनेट है -1,0 और इस एंड का कोऑर्डिनेट है 1,0। एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है -2,3 पर। ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर moves along y is equal to 6 line with speed 1 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट मैक्सिमम टाइम so that observer can see the image of object। ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है। जैसे ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है, सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात हुआ कि आपको ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे कहां होना पड़ेगा, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर। खुद का इमेज तो नहीं देखना है जो मिरर के परपेंडिकुलर आओगे, ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो आपको फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, और फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए आपको पहले इमेज दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इमेज जब तक नहीं बनाओगे फील्ड ऑफ व्यू ढंग का नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायग्राम आपको खुद से प्लॉट करना है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। चलिए तो हम डायग्राम प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ये है वाई एक्सिस, ध्यान से सुनना सब कुछ। डायग्राम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, नहीं तो स्पेस नहीं बचेगा। मिरर कहां से कहां तक है? -1,0 से 1,0। तो -1,0 यहां होगा, ठीक है, और छोटा बना लेते हैं। -1,0 यहां होगा और 1,0 यहां होगा। ये मिरर है, ठीक, दिस इज द मिरर। यहां का कोऑर्डिनेट कितना है? 1,0। यहां का कोऑर्डिनेट कितना? -1,0। तो बताइए मुझे मिरर का लेंथ कितना हुआ? ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो मिरर का लेंथ 2 मीटर। और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? -2,3। -2,3 यहां आएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। ये -1 है, यहां -2 होगा, यहां 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 3 और ये -2। ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -2,3। और ऑब्जर्वर कहां जा रहा है? 3 सेकंड आंसर आ रहा है क्या? नहीं जी, 3 सेकंड आंसर नहीं होगा, 3 सेकंड आंसर नहीं है। अब देखो ऑब्जर्वर y बराबर 6 वाले लाइन पे मूव कर रहा है, तो y बराबर 6 वाला लाइन तो ये है, y बराबर 6 वाला लाइन तो ये है ना, दिस इज व्हाट, y इज इक्वल टू 6। अब पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको करना है इसका इमेज बनाना है। अब इसका इमेज तो बड़ा आसान है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन गिराओ। मिरर तो यहीं तक है, बट इसको एक्सटेंड करो। जो एक्स एक्सिस होगा वही आपका मिरर होगा। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन गिराना है, तो ये रहा परपेंडिकुलर, गिरा दिया। ये परपेंडिकुलर मैंने गिरा दिया। अब मिरर से कितना ऊपर है ऑब्जेक्ट? तो 1 2 3, 1 2 3, 3 यूनिट ऊपर है, तो 3 यूनिट नीचे बनेगा इमेज। -1 -2 -3, यहां बना इमेज, इमेज यहां बना, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा। चलो इमेज यहां बन गया। अब मुझे बनाना है फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनेगा? सबसे पहले एक रेज गिराएंगे मिरर के एक कॉर्नर पे, और वो कहां से आती हुई लगेगी? इमेज से। यहां कटी। दूसरी रे गिराएंगे हम लोग मिरर के दूसरे एंड से, दूसरे एंड पर,
वो भी कहां से आती हुई लगेगी, इमेज से। यहां कटेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, अगर मैं आपसे ये हाइट पूछूं, अगर मैं आपसे ये हाइट पूछ, जब तक ऑब्जर्वर ए से लेकर बी के अंदर होगा तब तक उसको इमेज दिखाई देगा। अब जरा सिमिलर ट्राइंगल को जरा देखो, सिमिलर ट्राइंगल्स को जरा देखिए। तो मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, ये तो हो गया आपको ऑब्जेक्ट, ओ हो गया यहां पर, ये आई हो गया इमेज, इसका नाम मैंने रख दिया पी, इसका नाम मैंने रख दिया क्यू, बी ए। अब ध्यान से देखना सिमिलर कैसे लिख रहे हैं। देखो ये वाला ट्राइंगल मुझे बेसिकली ए बी निकालना है, ध्यान से सुनना, ए बी कैसे निकलेगा, ये चीज और ये चीज सिमिलर ट्राइंगल का रेशियोज है। ये ट्राइंगल कौन सा, हाँ ये वाला, इसका नाम रख लेते हैं सपोज दैट एम, और ये हाइट मुझे पता है 6 है, ये हाइट पूरा कितना 6, इसका नाम रख लेते हैं एन। ट्राइंगल जरा देखिए हम कौन सा ट्राइंगल लिख रहे हैं, ट्राइंगल एन बी आई, एन बी आई, फिर से बोल रहे हैं एन बी आई, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और ये छोटा वाला नीचे देखना आई एम क्यू, आई एम क्यू। फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आई एन बी है ना, या एन आई बी, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, और ये छोटा वाला ट्राइंगल एम क्यू आई, ये दोनों सिमिलर है। अब मैं कैसे लिख रहा हूं साइड देखना, बड़े वाले ट्राइंगल का ये पोर्शन, छोटे वाले ट्राइंगल का ये पोर्शन, हम पूरा ये नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना, हम ये पूरा नहीं ले रहे हैं, बड़े वाले ट्राइंगल का ये पोर्शन ए बी, तो छोटे वाले का पी क्यू, बड़े वाले का पूरा ये हाइट, तो छोटे वाले का ये हाइट, तो बड़े वाले का ए बी, तो छोटे वाले का ये, और ये कितना है 2 मीटर, मिरर कितना है 2 मीटर, या बड़े वाले का पूरा पहले ये ले लो फिर ये ले लो, ये कितना होगा 6, और ये नीचे कितना तक आया इमेज 3 मीटर तक, तो ए बी अपॉन 9, ये ए बी और ये 9, छोटे वाले का ये ले लीजिए 2 मीटर, और ये कितना है 3, 3 3 तो ए बी कितना आ गया 6 मीटर, 6 मीटर आ रहा है, ए बी कितना आ रहा है 6 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम तक ये खुद ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएगा 6/1, 6 सेकेंड। टाइम कितना होता है जी, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी ए बी अपॉन वी, कितना तक देख पाएगा 6 सेकेंड। पहले बताओ ये समझ में आया सबको, जयश्री, धीरज, अभिनव, नहीं अभिनव आंसर 1.5 नहीं है बाबू 6 है, वैभव, पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये पहले बताइए। शिफाली, श्रेया पांडे, समझ में आया आपको, श्रेया पांडे, हमने बड़े वाले ट्राइंगल का ये पूरा नहीं लिया है, ध्यान देना कंफ्यूज मत करना, हमने बड़े वाले ट्राइंगल का ये पूरा नहीं लिया, मैंने ये लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग छोटे वाले का ये होगा। अगर बड़े वाले का पूरा एन बी ले लेते ना, एन बी, तो छोटे वाले का लेना होता है एम क्यू, एम क्यू लेना पड़ता, लेकिन मैंने बड़े वाले का ये पोर्शन लिया तो छोटे वाले का ये पोर्शन लिया। आपको ये बात तो आइडिया ही होगा कि सिमिलर ट्राइंगल के जितने भी साइड्स होते हैं सब सेम रेशियोज में होते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम पूरा साइड लेंगे, उसका कुछ पोर्शन भी ले सकते हैं। श्रेया पांडे हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। देखिए
अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, मे बी कि आपको उसका आंसर याद होगा। मान लेते हैं एच हाइट का एक आदमी है, आदमी की हाइट कितनी है एच, उसको अपना पूरा इमेज देखना है, पूरा सर से लेके पैर तक। तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? मिरर की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि वो आदमी अपना पूरा इमेज देख पाए? टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ हिमसेल्फ, व्हाट शुड बी द मैक्स मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर? ए मैन ऑफ हाइट h, एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है h, टू सी द कंप्लीट इमेज, to see the complete image of himself, what should be the minimum length of mirror, minimum length of the mirror? आदमी को उसका पूरा इमेज देखना है, एच हाइट का आदमी है, उसको अपना पूरा इमेज देखना है। ये मिरर नहीं है, इसको मिरर ना समझ लेना। यहां आदमी खड़ा है, ये यहां पर इसका सर है, हेड, यहां पर इसका पैर है, फुट, यहां पर इसकी आई है, ई। ठीक है, इसको अपना पूरा इमेज देखना है। तो बताओ मिरर कम से कम कितने लेंथ का होना चाहिए? चलो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मिरर का लेंथ कम से कम होना चाहिए आदमी की जितनी हाइट है ना उसका हाफ। अगर आदमी की हाइट h है और उसको पूरा अपना इमेज देखना है तो उसको अपने हाइट से हाफ हाइट का मिरर रखना पड़ेगा सामने में। तो अपने हाइट से हाफ हाइट का अगर वो मिरर रखता है सामने में तो अपना पूरा इमेज देख पाएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं कैसे। मिनिमम लेंथ में बोल रहा हूं, अब मिरर जितना बड़ा ले लो तो आप अपना पूरा इमेज तो ऐसे भी देख पाओगे, बट कम से कम मिरर की हाइट होनी चाहिए आपकी हाइट का हाफ। जो भी देखना चाह रहा है खुद का इमेज, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है सपोज दैट 1 मीटर का, उसको अपना पूरा इमेज देखना है। तो 1 मीटर का अगर आदमी है उसको अपना पूरा इमेज देखना है तो हाफ मीटर का मिरर उसको लेना पड़ेगा कम से कम। हाफ से अगर वो छोटा लेगा तो कहीं ना कहीं कुछ उसको वो पूरा इमेज नहीं देख पाएगा, कोई ना कोई पोर्शन कट हो जाएगा। देखते हैं, ये आई हो गया। अब मेरी एक बात बताओ, अगर मैं अपना पूरा इमेज देख पा रहा हूं, मतलब अपना सर और अपना पैर, तो इसका मतलब ये है कि जो हेड से रेज निकली मिरर से टकरा के मेरे आंख पे गिरनी चाहिए, तभी तो हम देख पाएंगे। अब जो रेज मेरे आंख पे नहीं गिरेगी उस ऑब्जेक्ट को तो हम देख ही नहीं पाएंगे, उस इमेज को तो हम देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा, पैर अगर मुझे मेरा दिख रहा है तो मेरे पैर से जो रेज निकलेगी मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद मेरे आई पर आनी चाहिए। तो हेड और जो आपका जो सर और पैर है, ठीक है, हेड और फुट दोनों अगर आप देखना चाहते हो, अगर हेड और फुट दिख रहा है तो बाकी बॉडी का सारा पोर्शन दिख रहा है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो मेन चीज क्या है, आपको सर और अपना पैर इसको पहले दिखाना है। अगर सर और पैर दिख गया तो बॉडी का सारा पार्ट दिख जाएगा, तो पूरी की पूरी बॉडी दिख जाएगी। अब देखो, सर से जो रेज निकलेगी मिरर से टकराने के बाद आई पे आनी चाहिए, पैर से जो रेज निकलेगी मिरर से टकरा के आई पे आनी चाहिए। अब ये दो चीज करना है आपको। और रेज टकरा के जब आएगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होगा। तो ये अगर मान लेते हैं इस पूरे आदमी की हाइट कितनी मैंने ले लिया h, समझना बात को है ना, और आई और हेड के बीच का सेपरेशन कितना लिया x, आई और फुट के बीच का सेपरेशन कितना लिया y। ठीक, यानी कि सर और आई, हेड और आई के बीच का सेपरेशन x है और आई और फुट के बीच का सेपरेशन y है। एक बात तो देख के समझ में आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू h, ये तो समझ में आ गया सबको, इक्वेशन नंबर 1।
अच्छा, इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा ये बात की बात है, लेकिन इमेज तो बनेगा जरूर। तो ये पूरा मान लो मेरा मिरर है, हमने इस पूरे पोर्शन को मिरर मान लिया। और मान लेते हैं कि ये आदमी मिरर से x डिस्टेंस पे खड़ा है, तो x डिस्टेंस पीछे इमेज भी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इमेज की भी हाइट उतनी ही होगी, इमेज की भी हाइट उतनी ही होगी जितना कि आदमी का हाइट है। ये बन गया इमेज उस आदमी का, एच डैश आई डैश एफ डैश। अब समझना बात, यहां से आई को हम थोड़ा एक काम करें, चलो ठीक रहने दो। अब देखो, अगर इस आदमी को अपना पैर दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बना, पैर का जो इमेज बना, वहां से इसको रे आती भी लगी, वहां से इसको रे आती भी लगी, ऐसे ऐसे लगी आती भी, तो रेज ऐसे गई होगी। समझो, पहले रेज ऐसे गई होगी ना, पैर से जो रेज निकली मिरर से टकराई, टकराने के बाद ऐसा लगा जैसे वो इमेज से आ रही हो। अब जब ये रेज आएगी तो इस आदमी को क्या दिख रहा है? इमेज किसका? पैर का। ये जो पैर है ना, पैर का जो इमेज यहां बना वो इमेज दिखेगा, तो वहां से इमेज आती भी लगनी चाहिए। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर फॉलो कराना है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ट्रायंगल्स को जरा देखो, ट्रायंगल्स को जरा देखो तुम, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो यहां से लेकर के यहां तक का हाइट और यहां से लेकर यहां तक की हाइट बराबर होगी। और ये यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है? y, तो ये हो जाएगा y/2। ये कितना हो जाएगा? y/2। ये कितना होगा? y/2। तो अगर ये y/2 तो ये कितना होगा? y/2, यहां से लेके यहां तक। ठीक, चलिए अब अगर उसको सर देखना अपना, तो यहां से जो रेस जाएंगी बीच में टकराएगी, और टकराने के बाद ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, है ना, थोड़ा सा। और ये कहां से आती हुई लगेगी? यहां से आती हुई लगेगी। उसका जो सर का इमेज बन रहा है वहां से आती हुई लगेगी, सर का जो इमेज बन रहा है वहां से आती हुई लगेगी, ऐसे लगेगा। ठीक, यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो अगर ये पूरा x है तो इसका ये पोर्शन ये वाला ये पोर्शन होगा x/2। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बहुत छोटा मैंने लिख दिया, x/2। ऊपर वाला पोर्शन भी क्या होगा? x/2। मतलब x को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये x/2 और ये x/2। अब तुम मुझे बताओ कि सर से जो रेस निकली वो यहां टकराई और ये रेस टकरा के आंख पर गिरी। इसके ऊपर वाला जो मिरर है, इस पॉइंट के ऊपर वाला जो मिरर है, उस मिरर से कोई लेना देना आपको नहीं है। पैर से जो रेस निकली वो यहां टकराई, टकराने के बाद आंख पर चली गई। तो इसके नीचे वाला जो मिरर है वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि ये वाला जो मिरर है यहां तक, वो मिरर पैर का इमेज आपको दिखा रहा है, इसके नीचे वाला मिरर से कोई काम नहीं है। अच्छा, अब बचा यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया सपोज दैट P, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया, इस पॉइंट का नाम Q। ठीक है, इस पॉइंट का नाम Q है, इसका नाम P है। तो P से लेकर Q तक वाली जो मिरर है उस पे जितनी रेस गिरेगी सारी आंख पे गिरेगी। तो आपका जो रिक्वायर्ड मिरर है, आपका जो मिरर होना चाहिए, लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर, मिरर कम से कम होना चाहिए P से लेकर Q तक। इस मिरर को हम हटा भी देना, नीचे वाले को, P के नीचे वाला जो मिरर, इसको हटा भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अपने पैर का इमेज तो दिखेगा ही दिखेगा। Q के ऊपर वाला मिरर अगर इसको हटा देंगे, Q के ऊपर वाला मिरर हटाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, हेड का इमेज तो उसको दिखेगा ही दिखेगा, और बाकी पूरा बॉडी इसको दिखेगा। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जब रेस जाएगी तो मिरर से टकराएगी।
तो जो मिरर का लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए P से Q, P से Q। अब P से Q देखो कितना है, ये y/2, ये y/2, तो ये y/2, ये y/2, तो ये भी y/2, ठीक, यहां से लेके यहां तक y/2 हो गया, ये y/2 और ये ऊपर का x/2, इतना लेंथ आपको मिरर का लेना पड़ेगा कम से कम। तो जो मिरर का रिक्वायर्ड लेंथ है वो है आपका y/2 प्लस x/2। अगर हम एलसीएम ले लें तो यहां से आएगा 2x प्लस वाई, एंड x प्लस वाई जरा इक्वेशन नंबर 1 से देखो क्या है, h। तो P से Q लेंथ ऑफ मिरर इज h/2। h क्या है, हाइट ऑफ द मैन, उस आदमी की जितनी हाइट होगी उसके हाफ हाइट तक कम से कम मिरर होना चाहिए। P के नीचे वाला मिरर किसी काम का नहीं है और Q के ऊपर वाला मिरर किसी काम का नहीं है। तो जो मिरर का एक्चुअल लेंथ काम का है वो मैं बना रहा हूं, बाकी को इरेज कर रहा हूं, देखो ताकि आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी हो। ये मिरर, ये मिरर, ये था आपका पॉइंट Q, ये पॉइंट Q था, यही मिरर आपके काम का है। क्या समझ में आ गया? चलो अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दो। एक आदमी है यहां पर, दो मीटर का, डाटा अजीबोगरीब हो सकता है, 2 मीटर का आदमी मैंने बना दिया है, और 2 सेंटीमीटर नीचे उसका आई है, ये सर और ये आई, 2 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। बताइए मिनिमम मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए और मिरर का पोजीशन क्या होना चाहिए, कहाँ रखोगे मिरर। अच्छा ये बात भी है, मैंने आपको क्या समझाया, आदमी की हाइट जितनी होगी उसके हाफ हाइट का कम से कम मिरर लोगे तो पूरा इमेज देख पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मिरर जमीन पर रख देना। लीजिए सर, आदमी 2 मीटर का है, 1 मीटर का मिरर ले लिया, उसको जमीन पर रख दिया, इमेज पूरा नहीं दिखेगा। मिरर का पोजीशन भी होना चाहिए कि कहाँ पे एडजस्ट करना है तब उसका इमेज दिखेगा। तो मिरर का पोजीशन और मिरर का लेंथ, ये दोनों बताइए। लेंथ तो आप बता ही दोगे, लेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। मिरर का पोजीशन भी बताना है। ये आदमी है, सर, आई, पैर, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर ये 2 मीटर है तो यहां से 180 सेंटीमीटर, इसको कर दो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर नीचे, 20 सेंटीमीटर नीचे आई। मिरर का लेंथ बताओ और मिरर का पोजीशन। मिरर का लेंथ और मिरर का पोजीशन, मिरर का लेंथ और मिरर का पोजीशन। सबसे पहला क्या करना है, इमेज बना लो। ये x, ये भी x, यहां तक उसका इमेज बना। पैर का इमेज देखना है, रेस आनी चाहिए यहां से, ऐसे ऐसे टकरा कर ऐसे आनी चाहिए। पैर का इमेज दिख जाएगा। सर का इमेज देखना है, यहां से आनी चाहिए, ऐसे ऐसे। अब देखो अगर ये पूरा 20 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये तो टोटल 180 सेंटीमीटर, तो ये 90 सेंटीमीटर,
ये भी 90 सेंटीमीटर, तो मिरर होगा आपका 90 प्लस 10, 90 प्लस 10 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। पोजीशन कहाँ होगा, पोजीशन कहाँ होगा मिरर का, कम से कम मिरर तो आपको यहां से यहां तक चाहिए। पोजीशन होगा ग्राउंड से 90 सेंटीमीटर ऊपर, पोजीशन इसका है 90 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड, 90 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड, 90 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड होना चाहिए, तभी उसको पूरा इमेज दिखेगा। अगर आप मिरर को थोड़ा शिफ्ट किया ना तो फिर पूरा इमेज नहीं देख पाएगा। मिरर होना चाहिए 1 मीटर का और 90 सेंटीमीटर ऊपर मिरर को रखना होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, ये एक प्लेन मिरर और एक दूसरी प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर का जो लेंथ है वो है 2√3 मीटर और दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन है 0.2 मीटर। ठीक है, ऐसा रखा हुआ है। इस वाली मिरर पर, जो पहली वाली नीचे वाली मिरर है, यहां पर एक रेज आती है 30 डिग्री एंगल पे। कितने डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। अब सोचिए, जब ये 30 डिग्री एंगल पे आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर यहां जाएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां जाएगी, फिर बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलने तक मैक्सिमम कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए कितना होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए कितना होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ क्या होगा। कितना आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन? 6 आएगा क्या? पहली बार जब रिफ्लेक्शन हुआ, अगर लाइट 30 डिग्री पर आई है तो 30 डिग्री पे जाएगी, तो ये कितना आ रहा है, x, x निकाल लीजिए। इस वाले ट्रायंगल से x निकालिए। ट्रायंगल देखिए ऐसा बन रहा है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हाइट कितना है 0.2 मीटर, और ये x, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, tan 30 डिग्री लगाइए। tan 30 डिग्री हो जाएगा P/B यानी x अपॉन 0.2, tan 30 हो जाएगा 1/√3 x अपॉन 0.2, x यहाँ से आ जाएगा 0.2 अपॉन √3 मीटर। एक रिफ्लेक्शन में उन्होंने लाइट जो है इतना डिस्टेंस, मिरर का इतना डिस्टेंस कवर की, 2 रिफ्लेक्शन में इतना और होगा, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल लेंथ कितना है 2√3, और एक रिफ्लेक्शन में कितना लेंथ जा रहा है 0.2/√3, ऊपर आ जाएगा ये 2√3
इंटू रूट थ्री बाय 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, ये कैंसिल, रूट थ्री 3 इंटू 10, 30 रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन आ जाएगा 30। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 30। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा 30। हाँ सही है आरती, वैभव सही है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा 30। ओके, अलका का भी आंसर ठीक है, 30 रिफ्लेक्शंस होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग कंसेप्ट थोड़ा चेंज करते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे अब हम लोग, और नेक्स्ट कंसेप्ट है प्लेन मिरर का डेविएशन। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? डेविएशन। देखो डेविएशन क्या है कि किसी भी प्लेन, हेडिंग लिखिएगा डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि आप अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल मुड़ गए, आप अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल डेविएट कर गए। जितना एंगल आप अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाओगे, रोटेट कर जाओगे, उसी एंगल्स को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मान लेते हैं कोई रेस आ रही है, रिफ्लेक्शन के कारण उसमें बेंडिंग हो गया, मुड़ गई रेस, तो ओरिजिनल पाथ से वो रेस जितना एंगल रोटेट कर जाएगी, उसी एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये है प्लेन मिरर, यहां पर एक रेस ऐसे आई, अगर मिरर नहीं होता तो ये रेस ऐसे निकल जाती, लेकिन मिरर होने के कारण ये रेस ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। रेस आ रही थी ऐसे, अगर मिरर नहीं होती तो ये रेस ऐसे निकलती, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस ऐसे चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रेस का ओरिजिनल पाथ ये था, बट रिफ्लेक्शन की वजह से उसको जाना ऐसे पड़ा, तो जितना एंगल वो रोटेट की ना, दिस एंगल इज कॉल्ड डेविएशन। ये एंगल क्या है? डेविएशन। अब मान लीजिए कि ये नॉर्मल, ये नॉर्मल बना, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये एंगल आई हुआ तो ये एंगल भी आई होगा। तो देखो डेल्टा कैसे निकालेंगे? टोटल ये है 180, टोटल यहां से यहां तक 180, 180 में 2i माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा डेल्टा। सो डेल्टा का फॉर्मूला हो रहा है 180 डिग्री माइनस 2i, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i डेविएशन। और डेविएशन हमेशा कैसे देखेंगे डायरेक्शन इसका? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल लेके जाना है। इसमें इनिशियल कौन है? ये वाली रेस। फाइनल कौन है? ये वाली रेस। आना ऐसे था, रिफ्लेक्शन के कारण गई ऐसे, तो इनिशियल से फाइनल घूम जाओ। कैसे एंगल कैसे बनाना है? इनिशियल से फाइनल, तो वही डेल्टा का डायरेक्शन होगा, पाई माइनस 2i। केस 1, केस 1 में है नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब रेस कैसे आ रही है? नॉर्मली ऐसे, ऐसे आ रही है नॉर्मल इंसिडेंस ऐसे। अब आपको पता है कि अगर कोई भी रेस मिरर के परपेंडिकुलर आएगी तो अपने ही पाथ पर वापस हो जाएगी, यानी इसमें एंगल आई कितना बन रहा है? 0 डिग्री, एंगल आर कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो डेविएशन कितना हुआ? डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, आई कितना है? 0,
तो डेविएशन हो गया पाई, मतलब 180 डिग्री, और ये डेविएशन है मैक्सिमम डेविएशन। कौन सा डेविएशन? मैक्सिमम। तुम खुद सोच के देखो कि यहाँ पे लाइट जो है वो मैक्सिमम डेविएट की है, मतलब ऐसे आई और 90 डिग्री मुड़ के चली गई, तो डेविएशन कैसा हुआ? 180। सही बात है रोनित? दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डेविएशन। और मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइट आएगी ना, उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ऐसे आ रही है, ऐसे गिरेगी और जस्ट 180 डिग्री रोटेट करके ऊपर जाएगी, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। ये तो बात हो गया नॉर्मल इंसिडेंस का। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग, एक और इंसिडेंस होता है केस 2, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, केस 2 ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होगा कि जैसे मिरर है, लाइट ऐसे आ रही है ग्रेज करती हुई, ग्रेज मतलब टेंजेंट, टच करते हुए आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है। यहां पे मान लीजिए नॉर्मल बना दीजिए आप, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंस है। तो बताइए एंगल आई कितना बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो अगर एंगल आई 90 है तो एंगल आर भी 90 होगा, तो यानी रेज ऐसे निकल जाएगी, रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ पे खुद डायग्राम को देख के बताओ डेविएशन हुआ क्या? यहाँ पे डायग्राम को देख के बताइए डेविएशन हुआ क्या? नहीं, डेविएशन 0 डिग्री हुआ। यहां पर बताओ डेविएशन हुआ है क्या? श्रेया पांडे 0 डिग्री, डेविएशन 0 डिग्री हुआ है। तो देख फॉर्मूला से निकालते हैं, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i कितना है? 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2, 90 मतलब पाई बाई 2। पाई माइनस पाई 0, इस डेविएशन को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। सबसे कम डेविएशन तब होगा जब लाइट ग्रेजिंग इंसिडेंस होगी, यानी ग्रेज करती हुई आएगी, तो वहां पे कोई डेविएशन नहीं होगा, लाइट जिस पाथ पर आएगी उसी पाथ पर निकल जाएगी। लेकिन अगर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस करती है, मिरर के परपेंडिकुलर आएगी, तो जस्ट 90 डिग्री से ऊपर चली जाएगी, मतलब ऐसे गिरी और 180 डिग्री रोटेट करके ऊपर चली गई। तो इसका मतलब है कि यहां पर डेविएशन मैक्सिमम है, यहां पर डेविएशन मिनिमम। यानी जब आई 0 तो डेविएशन मैक्सिमम, जब आई 90 तो डेविएशन मिनिमम। मिनिमम कितना? 0। अगर इसी बात को हम ग्राफ पे दिखाना चाहें तो ग्राफ में कैसे दिखेगा? देखो, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। अच्छा, एक चीज मुझे आप लोग ये बताइए, क्या डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है? क्या डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है? लाइट किस एंगल पर आ रही है, क्या डेविएशन उस पर डिपेंड करेगा? हाँ या ना? लाइट किस एंगल पर आ रही है, क्या डेविएशन उस बात पे डिपेंड करेगा? करेगा। अभी भी तो देखा, आई, अरे डेल्टा बराबर क्या है? पाई माइनस 2i, तो कर रहा है ना, आई चेंज करोगे तो डेल्टा चेंज होगा। तो मुझे तो ग्राफ किन के बीच में खींचना है? डेल्टा और आई के बीच में। वाई एक्सिस पे मैंने रख दिया डेल्टा डेविएशन, और एक्स एक्सिस पे मैंने रख दिया आई। अब ये भी सोचो मैंने क्या क्या एनालाइज किया। जब आई 0 होगा, जब आई क्या होगा? 0 होगा, तो डेविएशन मैक्सिमम होगा, और कितना होगा? पाई। जब आई 0 होगा तो डेविएशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और कितना होगा? पाई। जब आई 90 होगा, आई कितना होगा? 90, यानी पाई बाई 2, 90 डिग्री, तो डेविएशन कितना होगा? 0। यानी एक पॉइंट तो मुझे यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, और ग्राफ किन के बीच में प्लॉट करना है? डेल्टा और आई के बीच में। देखो डेल्टा पे पावर 1 है, आई पे पावर 1 है, डेल्टा पर पावर 1, आई पर पावर 1, तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। और 2 पॉइंट मुझे मिल चुका है, तो इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लो।
डेविएशन का ग्राफ हो गया। डेविएशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेगेटिव स्लोप होगा, सही बात है। ऐसे भी अगर आप एंगल को देखोगे ना, ये इक्वेशंस को देखोगे तो आपको यहां दिखेगा, अगर आप यहां पे देखोगे इक्वेशंस को देखोगे तो इक्वेशन क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, इसको ऐसा लिख लो -2i प्लस पाई। इसको मैंने कहाँ रखा है, y एक्सिस पर, इसको कहाँ रखा है मैंने, x पर। x के सामने वाला स्लोप होगा, प्लस वाला c होगा। तो देखो यहाँ स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव। स्लोप कितना आ रहा है, नेगेटिव। और आपको याद होगा कि स्लोप अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब थीटा 90 से बड़ा होता है। स्लोप अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 90। देखो यहाँ थीटा 90 से बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। थीटा कैसे बनाते हो, एंटी क्लॉकवाइज ना। थीटा कैसे बनाते हो, स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घूमते हैं। और सी देखो कितना है, पाई। सी का मतलब क्या होता है, ग्राफ वाई एक्सिस को जहां कट करेगा ना वो सी होता है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, सी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। यानी ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट करना चाहिए, पाई पर। चेक करो पाई पे कट कर रहा है ना, ठीक है, सही है। थीटा होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में देखिएगा तो थीटा होगा आपका सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में। स्लोप नेगेटिव है, सही बात है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर कट किया। इंटरसेप्ट पाई है पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ वाई एक्सिस को ऊपर कट किया। तो ये ग्राफ मैंने ये सोच के नहीं बनाया, ये ग्राफ मैंने कोऑर्डिनेट बेसिस पे बनाया। और आप ऐसे भी सोचोगे तो वही आएगा। स्लोप नेगेटिव है, दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव। स्लोप अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 90। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं। चलिए अब अगर डेविएशन से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। डेविएशन का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कैलकुलेट नेट डेविएशन, कैलकुलेट नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। कैलकुलेट नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। मिरर, दो प्लेन मिरर को मैंने 90 डिग्री पर रख दिया है। दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पर है। यहां पर एक रेज आ रही है 30 डिग्री पर। दो रिफ्लेक्शन के बाद बताइए कितना टोटल डेविएशन होगा। ठीक है, वो कुछ ज्यादा दूर हो गया, इसको नजदीक कर लेते हैं। दो डेविएशन के बाद बताइए टोटल डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। देखिए अगर मिरर नहीं होता, ये पहला रिफ्लेक्शन यहां पर होगा। अगर मिरर नहीं होती तो रेज ऐसे निकलती, लेकिन मिरर के कारण रिफ्लेक्शन होगा। 30 पे लाइट अगर आई है 30 पे जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर 30 हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गया। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। इनिशियल से फाइनल मिला दीजिए, पहला डेविएशन यहां पर आया। तो फर्स्ट डेविएशन हो रहा है अपने पास 180 माइनस 2i। फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस 2i, और i कितना है 30। तो यहां से हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री 60, यानी 120। डायरेक्शन जरा बताइए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जब यहां पे लाइट पहुंचेगी इस वाले मिरर पे, तो ये 30, तो ये वाला एंगल 60, ये 90, तो ये 30 डिग्री। तो इसमें नॉर्मल ऐसे बन जाएगा, नॉर्मल ऐसे बनेगा। तो ये 30 तो ये 60,
ये 30 तो ये 60। अब इस मिरर के लिए ये हो गया इंसिडेंस रे, ये हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस मिरर का एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है किसके लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रेज जो आ रही है और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेकेंड वाले मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो 60 पे जाएगी, 60 पर अगर आई है रेज तो 60 पर आकर जाएगी रेज। मिरर अगर नहीं होता तो रेज ऐसे निकलती, दिस इज इनिशियल फाइनल डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 यहां से आ जाएगा 180 माइनस 2i, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, 120 तो ये आ जाएगा 60। ये भी कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। अगर दोनों डेविएशन क्लॉकवाइज में आएगा तो नेट डेविएशन ऐड हो जाएगा। अपोजिट आता एक क्लॉकवाइज में और एक एंटी क्लॉकवाइज में तो माइनस कर लेते हैं। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा 120 प्लस 60, टोटल आएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं, हाँ ठीक है, क्लॉकवाइज सही है। समझ में आया सबको, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है रोनित, श्रेया पांडे, अलका, सही है आपका। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाक से बना के दिखाओ एकदम स्पीड में। देखो टोटल डेविएशन बताना है 2 रिफ्लेक्शन के बाद। पहली बार रेज यहां पर आ रही है, दोनों मिरर 90 डिग्री पर हैं, रेज आ रही है 37 डिग्री पर। अब बताइए नेट डेविएशन बताइए 2 रिफ्लेक्शन के बाद। नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। अगर लाइट 37 पे आई है तो 37 पे जाएगी, ठीक। ये एंगल कितना, 37। मिरर नहीं होता तो रेज ऐसे निकल जाती। आप लोग बनाओ, आप लोग खुद से बनाओ, मैं यहाँ बना रहा हूँ। पहला डेविएशन यहाँ पर आया डेल्टा, क्लॉकवाइज। दूसरा डेविएशन देखते हैं, ये 37 है तो ये यहाँ पे होगा 53 डिग्री, 90 तो ये 37, ये 37 तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे आएगा, तो ये एंगल बनेगा 53 डिग्री। लाइट 53 डिग्री पर आई है तो 53 डिग्री पे जाएगी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 53 डिग्री। मिरर नहीं होता तो रेज ऐसे निकलती, इनिशियल फाइनल, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, तो ये बन जाएगा डेविएशन नंबर 2। तो डेल्टा 2 यहां पर आ रहा है। आंसर आ गया क्या आप लोगों का? क्या 180 आ रहा है? धीरज का 180 आया है, वैभव का 180 आया है डिग्री क्लॉकवाइज। रोनित का भी सही आंसर है, 180 डिग्री आएगा यहाँ पर।
डेल्टा टू हो गया 180 माइनस 2 इंटू 53 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 74 डिग्री क्लॉकवाइज। टोटल डेविएशन अगर मैं निकालूं यहां से, दोनों क्लॉकवाइज में तो ऐड होगा। डेल्टा वन है 106, 74 था ना, 74 था, 74 डिग्री। टोटल डेविएशन 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दो मिरर, यहाँ पे 2 से 3 टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 टाइप का जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उन दोनों का ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, अगर मिरर 90 डिग्रीज पर है, अगर दो मिरर परपेंडिकुलर हैं, तो आप रेस को किसी भी एंगल पे ले आओ, टोटल डेविएशन 180 ही होगा, बिना सोचे समझे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर दो प्लेन मिरर 90 डिग्री एंगल पर होगा, तो आप रेस को किसी भी एंगल पर लेकर आओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रखो, नेट डेविएशन हमेशा 180 डिग्री होगा। आप 37 पे लेके आओ, 60 पे लेके आओ, 40 डिग्री पे लेके आओ, 10 डिग्री पर लेके आओ, 12.5 डिग्री पर लेके आओ, सारे केस में टोटल डेविएशन 180 डिग्री होगा। पहला चीज, इसको नोट में लिखो। If mirrors are perpendicular to each other, then net deviation always be 180 डिग्री। टोटल डेविएशन हमेशा 180 डिग्री होगा, चाहे आप किसी भी एंगल पर रेस को लेके आइए, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मिरर, ये दूसरा मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री, रेस आ रही है इस मिरर पर, और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये एंगल मान के चलो कितना है, 30 डिग्री, ठीक। चलिए अब बताइए, अब बताइए कि टोटल डेविएशन क्या होगा। कैलकुलेट द नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। अब लाइट अगर रे अगर 30 डिग्री पर आ रही है, तो ऑब्वियस बात है 30 डिग्री पर ही जाएगी। तो पहली बार जो डेविएशन होगा वो यहां पर होगा, पहली बार डेविएशन यहां पर होगा, डेल्टा वन कितना होगा, डेल्टा वन, डेल्टा वन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, तो कितना आ रहा है 60, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये मान लो 30, तो ये 60, ये 60, ये 60, तो ये 60, अगर ये 60 तो ये नॉर्मल ऐसे बना, तो ये 30, तो लाइट अगर 30 पे आई है तो 30 से जाएगी, 30 से आई है तो 30 पे जाएगी। अगर मान लीजिए कि मिरर नहीं होता तो रेस ऐसे निकलती, मिरर के कारण उसको डेविएट होना पड़ा ऐसे, डेल्टा टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30, तो डेल्टा टू कितना हो गया 180 माइनस 2 इंटू 30, क्या 120 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन दोनों क्लॉकवाइज में, तो नेट डेविएशन ऐड होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, 120 प्लस 120 यानी कि 240 क्लॉकवाइज। ठीक है, 240 क्लॉकवाइज। इस क्वेश्चन के आंसर ऐसे भी दिए जा सकते हैं, कैसे, चाहे तो आपको बोलेगा 240 डिग्री क्लॉकवाइज, या अगर ऑप्शन में ये ना हो तो ऐसा भी हो सकता है, नेट डेविएशन 360 माइनस कर लो 240 को, 360 में
माइनस कर लीजिए 240 को, कितना आ जाएगा भाई? 60 120 ना, 120 है कि नहीं? और ये बन जाएगा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आंसर हो सकता है। नेट डेविएशन 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बात समझ में आई है? तो एक आंसर तो बनेगा 240 डिग्री क्लॉकवाइज, दूसरा आंसर बनेगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये वाला आंसर निकाल लिया है और ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में ये है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलता है, लगता है कि सर मेरा ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, एंगल को जरा ध्यान से देखो। अगर तुमने क्लॉकवाइज में निकाला है तो मे बी कि आंसर एंटी क्लॉकवाइज में दिया हो, तो एंटी क्लॉकवाइज में कैसे निकालोगे? 360 माइनस कर लोगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज में तुमने निकाला है तो 360 माइनस करके निकालोगे तो वो क्लॉकवाइज में आएगा। तो आंसर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में दिया जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो। मिरर 50 डिग्री एंगल बना रहे हैं यहाँ पर। टोटल डेविएशन बताना है सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद, यानी 2 बार रिफ्लेक्शन कराने के बाद टोटल डेविएशन कितना होगा वो बताना है। मान लेते हैं कि लाइट आ रही है, कितने पे ले लें? इसको ले लो तुम 20 डिग्री। अब बताओ, अब जरा बताओ टोटल डेविएशन कितना है? अब बताइए टोटल डेविएशन कितना है? टोटल डेविएशन बताओ कितना है? टू 80 डिग्री क्लॉकवाइज, टोटल डेविएशन बताओ कितना आएगा? क्लॉकवाइज में भी बताइए और एंटी क्लॉकवाइज में भी बताइए। टू 60 डिग्री होगा सर क्लॉकवाइज में, ओके। 260 डिग्री क्लॉकवाइज और 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वैभव, वैभव का आंसर सही है, वैभव का आंसर सही है। श्रेया पांडे आप एक बार ना कैलकुलेशन चेक करो, आई थिंक कि कुछ मिस्टेक्स आपने किया है। वैभव का आंसर सही है, रोनित का भी आंसर सही है, रोनित का भी आंसर सही है। चलो मैं बता रहा हूं, 90 डिग्री वाला मैंने आपको ट्रिक बता दिया ना। अगर मिरर 90 डिग्री पर हो तो रेस किसी भी एंगल पर आ जाए, टोटल डेविएशन 180 होगा। ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब यहां देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसका भी आपको एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, विद इन ए सेकंड आप इसका आंसर बना दोगे बिना पेन चलाए, पहले प्रोसेस के साथ बता रहे हैं। और 90 डिग्री वाला जो मिरर होगा ना, जो मिरर 90 डिग्री पर, उसका तो हो गया कि 180 होगा, चाहे लाइट किसी भी एंगल पर आए। सिर्फ 90 नहीं, मिरर 50 डिग्री पर हो, 60 पर हो, 70 पर, किसी भी एंगल पर हो, उसका देखना। पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। 20 पर अगर लाइट आई है तो 20 पे जाएगी, ये ऐसे। पहला डेविएशन यहां हुआ, फर्स्ट डेविएशन यहां हुआ, डेल्टा 1। डेल्टा 1 हम निकाल लेते हैं, 180 डिग्री -2 आई, आई कितना है 20,
तो 140 आ गया क्लॉकवाइज। जब रेज यहां गई तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री, 50 डिग्री, 120 मतलब ये हो जाएगा कितना 60, और ये 60 होगा तो ये नॉर्मल, तो ये बनेगा 30 डिग्री। तो लाइट अगर 30 डिग्री है ना, 20 ये 70, 70 प्लस 50 120, टोटल ट्रायंगल होना चाहिए 180 का, 70 50 120 120 69 180। अगर ये 60 और ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल 90, तो 90 पर अगर आई है लाइट तो 90, ये 30 पर अगर आई है तो 30 पे जाएगी, 30 डिग्री पर अगर आई है तो 30 डिग्री पर जाएगी। तो यहां से अगर हम देखें तो ये इसका ओरिजिनल पाथ, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये डिवीजन होगा डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री 60, तो ये कितना आ जाएगा 120 क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन कितना आ रहा है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 140 120 260 डिग्री क्लॉकवाइज। और या दूसरा एंगल कौन हो सकता है 360 माइनस 260 100 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ट्रिक बता रहे हैं यहां पर। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए कैसे आंसर बनाओगे, बिना पेन चलाए आंसर सुनना। दो मिरर के बीच का एंगल कितना है 50, कुछ भी हो कुछ भी, दो मिरर के बीच का एंगल 50। मिरर के बीच में जो एंगल होगा उसको डबल कर दो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मिरर के बीच के एंगल को डबल कर दीजिए। तो अगर मिरर के बीच का एंगल 50 है तो 100 हो गया। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मान लीजिए कि चार ऑप्शन में मैंने ऐसे दे दिया 100 डिग्री क्लॉकवाइज 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो सकता है। तो एक बात तो श्योर है कि डेविएशन 100 डिग्री होगा। अगर ये 50 है उसका डबल कर दीजिए, तो 50 इंटू 2 100 हो गया। अब ध्यान से देखना, पहले क्या करो, रेस जिस मिरर पे पहले गिरी है उस मिरर को देखो। ये वाली रे मिरर है ना, पहली बार रे इस पे गिरी, क्वेश्चन में पहली बार रे मैंने इस पे गिराया। जिस मिरर पे रे पहले गिरेगी उस मिरर को दूसरे वाले मिरर की तरफ रोटेट करो। दूसरा वाला मिरर कहां है यहां, तो इस मिरर को ऐसे रोटेट करो, पहले वाले मिरर को दूसरे वाले मिरर के पास लेकर जाओ। कैसे लेके जा रहे हो, डायरेक्शन देखो, कैसे लेके जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लेकर जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर आएगा डेविएशन का एंटी क्लॉकवाइज। पहले वाले मिरर को सेकंड वाले मिरर की तरफ लेके जाना है, जैसे रोटेट करोगे डेविएशन का आंसर वही होगा, डेविएशन का भी डायरेक्शन वही होगा। तो अगर यहाँ पे एंगल कितना है 50 डिग्री, तो डेविएशन हो गया 100 डिग्री और डायरेक्शन क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 100 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज मिल गया तो इसका दूसरा एंगल तो मिल ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये आप ट्रिक समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाइए। पूरा सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व आप बाद में करोगे, बाय ट्रिक बताना क्या होगा आंसर। क्वेश्चन अभी भी वही है, कैलकुलेट नेट डेविएशन आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद बताना है नेट डेविएशन कितना होगा सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद। ये मिरर है ऐसे, और ये मान लीजिए कितना है, ये है आपका
40 डिग्री और रेज आ रही है ऐसे, यहां से 20 डिग्री पर। बताइए टोटल डेविएशन बताइए सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद। नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन क्या होगा, ट्रिक से बताओ। नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। और एक बात और, एंगल जो मैंने यहां बनाया है वो मिरर के साथ बनाया है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ। तो ये एंगल 70 डिग्री, मतलब लाइट कितने डिग्री पर आ रही है, 70 डिग्री पर। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई लेना ही देना नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई लेना देना नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट है वो। 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मिरर के बीच का एंगल कितना है, 40। डबल कीजिए इसको, 80 हो गया। रेस कौन सी मिरर पे गिरी है, इस पर। इस मिरर को सेकंड मिरर की तरफ लेकर जाओ, ऐसे ले जाना होगा। कैसे लेके गए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एट्टी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बातें समझ में आ गई हैं? चलिए 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एक और कंसेप्ट देखो, अगर दो मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, समझना बात को। ये जेई में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जो अभी हम बता रहे हैं। अगर मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया गया है और ये मान लीजिए मिरर नंबर 1 है, ये मिरर नंबर 2 है, और अगर रेस पहली वाली मिरर के पैरेलल आ रही है, पहली वाली मिरर के, ये सॉरी, अगर रेस इस पे गिर रही है तो इस मिरर के पैरेलल रेस आ रही है, इस मिरर के पैरेलल। तो जब ये रेस यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके जब ये यहां जाएगी, तो जब ये सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्ट होगी ना, यहां से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो पहले वाले मिरर के वो पैरेलल हो जाएगी। इसको याद रखिएगा, अगर दो मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है और रेस किसी एक मिरर के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे मिरर के पैरेलल जाएगी। ये एकदम फिक्स्ड है, चेक कर लो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये वाली रेस इसके पैरेलल आ रही है तो ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनेगा, तो ये भी बनेगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये होगा 60 डिग्री, ये 60 तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री तो नॉर्मल यहां बना, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। रेज ऐसे। अब तुम ध्यान से देखो, ये 60 और ये दोनों मिलकर 60, तो ये कितना 60। अब आप बताइए कि ये 60 और ये 60 कब हो सकता है, जब ये वाली रे इस मिरर के पैरेलल हो। ऊपर वाला 60 और ये 60 अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वाली रेस इस मिरर के पैरेलल हो। तो याद रखना है कि अगर दो मिरर 60 डिग्री एंगल पे रखी हुई है और रेस किसी एक मिरर के पैरेलल आ रही है, मान लो जो रेस है वो M2 के पैरेलल आई, पहली वाली जो रेस है किसके पैरेलल आई, M2 के, तो जब वो रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो वो M1 के पैरेलल जाएगी। करस्पॉन्डिंग एंगल, सही बात है। ये क्वेश्चन जेई 2 बार पूछा है, 2 बार स्टेटमेंट बना के। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमाएगा, रेस किसी एक मिरर के पैरेलल आती है, आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन वो दूसरे मिरर के पैरेलल चली जाती है, तो बताइए दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, दो मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, रेस किसी एक मिरर के पैरेलल आती है, तो आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, तो पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर या पैरेलल टू द सेकेंड मिरर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेविएशन बताओ यहाँ पे कितना होगा, टोटल डेविएशन बताओ सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद। मिरर के बीच का एंगल 60 है तो होगा 120 डिग्री। पहली बार रे किस पे गिरी है, M1 पे, M1 पे, M1 से M2 की तरफ जाइए,
एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल डेविएशन आ जाएगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या डिवाइड कर लो 360 में। अच्छा, टोटल डेविएशन को जरा यहां दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? देखो यहां दिखा रहे हैं, ओरिजिनल रे ऐसे थी ना, अब गई ऐसे, तो टोटल डेविएशन ऐसे होगा, इनिशियल से फाइनल, यही है आपका 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, और ऐसे जाओगे, नहीं ये है आपका 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे वाला। ऊपर वाला कितना हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा 360 माइनस 120, 240 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आपका ऊपर वाला एंगल है 240 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें मैंने आपको बता दिया है। हाँ, 240 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, थोड़ा देर क्लास और चलेगी, इस वाले पोर्शन को हम लोग कंप्लीट ही कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको जब तक आप ट्राई करो। एक क्वेश्चन और देखिए, रेज आ रही है, एट्टी डिग्री पर। ठीक है, चलिए, और मिरर के बीच का एंगल मान के चलिए कितना है, 20 डिग्री। बताइए तो नेट डेविएशन आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, नेट डेविएशन आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, ये बताओ। पूरा प्रोसेस से बताना है, शॉर्टकट मत बनाना, क्योंकि हम इसमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं। पूरा प्रोसेस से बनाइएगा। पूरा प्रोसेस से 80 डिग्री पर आई है तो 80 डिग्री पे जाएगी, तो ये अगर 80 डिग्री हो गया तो पहला डेविएशन तो यहाँ हो गया, पहला डेविएशन तो यहाँ पे हो गया डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 आ गया 180 माइनस 2 इंटू 80 डिग्री 160, तो आंसर यहाँ पे आएगा 20 डिग्री क्लॉकवाइज। दूसरा डेविएशन देखिए, ये नीचे वाला एंगल कितना बनेगा 20 डिग्री, 20 20 40, तो ये एंगल कितना बना, ये 20 20 40 हो गया, तो 40 हो गया और टोटल 180, तो ये 140 हो गया। अब मुझे बताओ रेस किधर जाएगी, ऊपर कि नीचे? ऊपर जाएगी कि नीचे? नॉर्मल किधर बनेगा? देखो ये 140 डिग्री हो गया, नॉर्मल से ज्यादा हो गया, तो नॉर्मल अब इधर नहीं बनेगा, नॉर्मल अब इधर बनेगा, ऐसे बनेगा नॉर्मल, और ये पूरा 180, ये 90, तो ये कितना, ये कितना 50, ऐसे बनेगा 50 बनेगा ना, कितना बन गया जी 50, तो रेस ऐसे आएगी, रेस ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी। अब ये एंगल भी कितना होगा 50 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 50 डिग्री। तो इसमें डेविएशन कैसे हुआ, देखो रेस को ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, इस बार रेस नीचे आई है ना, तो 140 यहां से मिटा देते हैं, तो डेविएशन हो गया ये वाला डेल्टा 2,
तो डेल्टा टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस में 2i, आई कितना है 50, टोटल कितना आ रहा है 100। 80 डिग्री कैसे आ रहा है, 80 डिग्री इस बार आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहां से देखो 80 डिग्री क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, दो रिफ्लेक्शन के बाद माइनस करेंगे ना, डेल्टा टू में डेल्टा वन को माइनस करेंगे, 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी कि 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइनल आंसर, दो रिफ्लेक्शन के बाद का आंसर है ये। ट्रिक लगाओगे तो यहाँ पे नहीं करेगा, 20 है ना ये, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अगर देखो तो एक डेविएशन और हो सकता है यहां पर, एक डेविएशन और हो सकता है यहां पर, यहां पे जो डेविएशन होगा वो तीसरा डेविएशन होगा। अगर आपसे थर्ड, ये जो मैंने निकाला है डेविएशन दो रिफ्लेक्शन वाला 2r, तीन रिफ्लेक्शन के बाद अगर बोलेगा, तीन रिफ्लेक्शन के बाद तो क्या होगा, चलो उसको भी देखते हैं। ये 50 और टोटल था 90 है ना, तो ये 50 हो गया, टोटल ये था आपका, ये कितना था ये पूरा था 140 था, 140 में 50 50 100 हो गया, तो यहां बचेगा इधर वाला 40 डिग्री बचेगा, ये 40 डिग्री बचा, 40 और ये 20 60। अब देखेगा नहीं आप लोग को, ये वाला एंगल 60, तो यहाँ पे लाइट 60 डिग्री पे जाएगी ऐसे, ये एंगल यहां दिखा देते हैं, ये 60, थोड़ा सा मैथ लगाना भाई तुम लोग, ये 60 डिग्री, ये 60 हो गया। तो थर्ड डेविएशन कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, ये आना था इसको ऐसे, ऐसे जाना था, ये 60 डिग्री आना था ऐसे, गई ऐसे, तो ये डेविएशन हो गया डेल्टा थ्री। तो डेल्टा थ्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू नेटवर्क इशू हो गया था क्या, नेटवर्क इशू की वजह से पॉज हो गया था वीडियो। अभी आवाज आ रही है, ठीक है। इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं पहले जल्दी से, है ना, इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, और ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है ये आज के नोट्स में हम दे देंगे सेम क्वेश्चन। तो अगर डायग्राम थोड़ा ज़्यादा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा रे डायग्राम यहाँ पे बन चुका है, तो मे भी आपको उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो क्वेश्चन नोट्स में ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा, तो आप सिर्फ समझ लो कि बनेगा कैसे, है ना। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो, सिंपल एंड बहुत ही छोटा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर दिया गया है और यहाँ पर ये प्लेन मिरर, दोनों मिरर के बीच का एंगल सपोज दैट 60 डिग्री है। इस वाले मिरर पे रे आती है, लेकिन किस एंगल पे आ रही है वही आपको निकालना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी रे को हम किस एंगल पर लाएं ताकि वो जब सेकेंड वाले मिरर से टकराए तो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर ले, यानी जिस पाथ पर आएगी टकराने के बाद उसी पाथ पे वापस चली जाए। कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस so that ray retrace its path, रे अपने ही पाथ को रिट्रेस करनी चाहिए।
जिस पाथ पर आई है उसी पाथ पर वापस जानी चाहिए। ऐसा होने के लिए आप रे को किस एंगल पर लाओगे? ऐसा होने के लिए रे किस एंगल पर आनी चाहिए? अच्छा, ये अपने पाथ को रिट्रेस कब करेगी? ये वाली रे अपने पाथ को रिट्रेस कब करेगी? जब रे ऐसे आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर के परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए। अगर ये वाली रे इस मिरर के परपेंडिकुलर आएगी ना, इस मिरर के अगर वो परपेंडिकुलर आती है तो जैसे ही ये वाली रेस इस मिरर के परपेंडिकुलर आएगी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और जब टकराने के बाद रे इस डायरेक्शन पे आएगी तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे ही जाएगी। तो रिट्रेस करने का मतलब है, रिट्रेस करने का मतलब है कि यहां पे रे इस मिरर पे कैसे आनी चाहिए? परपेंडिकुलर आनी चाहिए। अगर ये रे परपेंडिकुलर इस पर गिरेगी तो डायरेक्ट उसी पाथ पर वापस आएगी, और अगर उसी पाथ पर वापस आएगी तो अगर मान लो आई एंगल से आई थी लाइट रेस, तो आई एंगल से जाएगी ना, अगर आई एंगल से फिर आएगी तो फिर आई एंगल से जाएगी। समझ में आया? तो ये आपको आई निकालना। तो आई क्या होना चाहिए ताकि रे अपने पाथ को रिट्रेस करे? तो रिट्रेस करने का एक ही मतलब बनता है कि जब ये वाली रे इस पर गिरे तो 90 डिग्री पर गिरे, परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर गिरेगी तभी वापस उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। अब सोचो, ये मुझे पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में ये 60, ये 90, कितना हो गया? 150। तो 150 तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल आई कितना है? 60 डिग्री। एंगल आई कितना है? 60। यानी लाइट को अगर हम 60 डिग्री पर लाएंगे तो वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। 60 डिग्री पे अगर हम लाएंगे तो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी लाइट। क्या यहां तक बात समझ में आया है? एंगल आई 60 डिग्री, वैभव सही है। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर 5 मिनट का कंसेप्ट है। रोटेशन ऑफ मिरर हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्लेन मिरर में 2 चीजें बचेगी, एक नंबर ऑफ इमेज, कितना इमेज बनेगा, और एक वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उसको एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, नंबर ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। आज रोटेशन जल्दी से कंप्लीट करते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। देखो, रोटेशन ऑफ, रोटेशन वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से रोटेट होगी? इसमें देखिए 2 केस बनता है। पहला केस क्या है सुनना। फर्स्ट केस में क्या होगा? मिरर फिक्स्ड होगी। इफ मिरर इज फिक्स्ड, मिरर को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। देखो, पहला केस, मिरर को मैंने क्या कर दिया? फिक्स्ड। और ये है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड। ठीक, अगर आप इंसिडेंट रे को, मिरर को फिक्स कर दिया मैंने, मिरर हमारा फिक्स्ड है, इंसिडेंट रे को हम रोटेट करेंगे। इंसिडेंट रे को मैंने रोटेट कर दिया थीटा एंगल। कैसे रोटेट कर दिया? थीटा एंगल क्लॉकवाइज। तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट कर जाएगा थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा, अगर मिरर को फिक्स करते हुए इंसिडेंट रे को तुम रोटेट कराओगे तो जितने एंगल से इंसिडेंट रे रोटेट करेगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे rotates by the same angle, by the same angle, but in opposite sense, but in opposite sense। अगर हमने रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट कर दिया 20 डिग्री क्लॉकवाइज
तो ये आ जाएगा 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कौन? रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ऐसे जाएगा। ब्लैक वाला रिफ्लेक्टेड रे, ब्लू वाला, ब्लैक वाला इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, और ब्लू वाला रिफ्लेक्टेड है। अगर ब्लैक वाले को इधर करेंगे तो ब्लू वाला इधर होगा, इधर इधर। ब्लैक वाले को इधर करेंगे तो ब्लू वाला इधर होगा, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ इंसिडेंट रे को अगर हम फिक्स कर दें, अगर हम इस बार किसको फिक्स कर दिया? इंसिडेंट रे को, और मिरर को रोटेट कराएंगे। किसको रोटेट कराना है? मिरर को। देखो ये मिरर, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये मिरर, ये नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे हमारा फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर रहे। मिरर को मैंने, ये मिरर था, इसको ऐसे मैंने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। लेट अस सपोज कि मिरर को मैंने थीटा डिग्री क्लॉकवाइज में घुमा दिया, ऐसे। तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री घूम जाएगा सेम डायरेक्शन में। मिरर अगर रोटेट करोगे थीटा एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर जाएगा 2 थीटा एंगल उसी डायरेक्शन में, सेम सेंस में। तो रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट, रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट by 2 theta in the same sense। अगर ये क्लॉकवाइज में, मिरर को अगर आपने क्लॉकवाइज में घुमाया तो ये भी क्लॉकवाइज में घूम जाएगा, लेकिन डबल एंगल से घूमेगा। मिरर अगर घूमेगा 30 डिग्री पर, तो ये घूम जाएगा 60 डिग्री पर। इस बात को प्रूफ कर लेते हैं, इस बात को प्रूफ। और यहां पर रे को ऐसे लेके जाओ, तो रे तो सीधा निकल जाएगी, ऐसे ग्रेस करती भी आएगी, ग्रेस करती भी जाएगी, ऐसे जाएगी। अब मिरर को तुम क्या करो, 90 डिग्री घुमा दो, मिरर को 90 डिग्री रोटेट करो, ऐसे ऐसे। कैसे रोटेट किया? 90 डिग्री। तो रेज अब ऐसे आएगी। इंसिडेंट रे को फिक्स रखना है, इंसिडेंट रे तो अभी भी ऐसे ही है, और ऐसे गई थी, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे ऐसे, अब मिरर को तुम 90 डिग्री घुमाओगे ना, तो अब जो रेज है वो कैसे आएंगी? परपेंडिकुलर। तो जैसे ही अब रेज परपेंडिकुलर जाएगी, वापस उसी रास्ते पे हो जाएगी। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे घूम गई? पहले रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, मतलब रेज ऐसे आई और ऐसे गई। अब रेज ऐसे आई और 180 डिग्री घूम के जा रही है। तो यहां पे ध्यान से देखना, तो आपको दिखेगा कि मिरर को जब मैंने घुमाया 90 डिग्री पर, तो रिफ्लेक्टेड रे पूरा 180 डिग्री घूम गई। मिरर को मैंने कितना घुमाया? मिरर ऐसे था, ऐसे कर दिया 90, तो रिफ्लेक्टेड रे पहले सीधा ऐसे गई थी, अभी 180 घूम गई। तो मिरर अगर रोटेट कर रहा है 90 पे, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा 180 पे। डबल हुआ ना, मिरर 90 पे घुमा रहे हो तो रेस 180 पे घूम गई। इसको प्रूफ कर लेते हैं अभी, है ना, बस छोटा सा प्रूफ है, देखो डायग्राम में ही प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखिए ये है आपका मिरर, रेज ऐसे आई थी, ऐसे गई, ये बना नॉर्मल। अब ध्यान से सुनना, प्रूफ यहीं पे हो जाएगा डायग्राम पे। मान लेते हैं कि रेस कितने एंगल पर आई थी? आई एंगल पे। तो गई कितने एंगल पे? आई एंगल पे। अब मैंने क्या किया? मिरर को थीटा एंगल रोटेट करा दिया। कितना एंगल? थीटा एंगल। ऐसे मैंने रोटेट करा दिया थीटा क्लॉकवाइज में। अब ये बताओ, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या होता है? मिरर के परपेंडिकुलर, ये तो नॉर्मल होता है। तो जब हम मिरर को
जब हम मिरर को ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज में तो उसके साथ नॉर्मल भी तो घूम जाएगा, तो नॉर्मल आ गया यहाँ, अब नया वाला नॉर्मल यहाँ आ गया, ब्लू वाला नया वाला, और रिफ्लेक्टेड रे मान लो यहाँ आ गया। अब ये रिफ्लेक्टेड रे पहले यहाँ था, अभी यहाँ आ गया, तो ये कितना एंगल रोटेट किया इसी को कैलकुलेट करना है। इसको एक्स मान लो, देखते हैं कि ये 2 थीटा आता है कि नहीं आता है। अब ये देखिए, जब मिरर को मैंने घुमाया थीटा, तो नॉर्मल भी उसके साथ घूम जाएगा थीटा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मिरर ऐसे, नॉर्मल ऐसे, मिरर को जब आप घुमाओगे ऐसे थीटा, तो ये नॉर्मल भी घूम जाएगा थीटा। अब अगर है तो अब इंसिडेंट रे ये हुआ, नॉर्मल ये हुआ, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ जरा देखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का एंगल होता है? इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का। तो अब हमारा इंसिडेंट रे तो यही है फिक्स्ड, नॉर्मल अब हमारा हो चुका है यहाँ पर, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कहलाएगा, और ये कितना होगा? आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा। तो अगर लाइट आई प्लस थीटा पर आ रही है तो आर भी आई प्लस थीटा ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो नॉर्मल ये रहा, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, तो ये एंगल भी हो जाएगा आई प्लस थीटा, ये बन गया आई प्लस थीटा। अब देखो यहाँ ये पूरा कितना था? आई, आई था, ये पूरा यहां से तक आई था, और ये थीटा था। तो ध्यान से देखना, ब्लू वाला, ब्लैक वाला नॉर्मल और ब्लैक वाला रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच का ये पूरा एंगल था आई, और यहां से यहां का एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? आई माइनस थीटा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, ये ब्लैक वाला नॉर्मल, ब्लैक वाला नॉर्मल और ब्लैक वाला रिफ्लेक्टेड रे, इसके और इसके, ब्लैक वाला नॉर्मल, ब्लैक वाला रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल टोटल कितना है? आई है। यहां से यहां कितना है? आई थीटा, तो ये इसके इसके बीच का एंगल क्या बचेगा? यहां से यहां के बीच का एंगल आई माइनस थीटा। अब देखो एक्स कैसे निकालोगे? इस एंगल में देखना, इस एंगल में, ये वाला एंगल, इस एंगल में ये एंगल माइनस करो, ये एंगल माइनस करो, तो एक्स आ जाएगा। तो एक्स क्या हो जाएगा? इस पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? आई प्लस थीटा, माइनस करेंगे ये वाला एंगल आई माइनस थीटा, तो यहां से हो जाएगा आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, आई से आई कैंसल, एक्स कितना आ रहा है? 2 थीटा। यानी रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूम जाएगी? 2 थीटा से। मिरर अगर रोटेट होगा थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी 2 थीटा से। इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नंबर ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।